Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. As you know that we have been doing May June 2023's paper and it's paper number 22. So this video is a continuation of the previous videos. So as we are done with rest of the three questions, today we are going to solve the final part of this paper, and that is the fourth question, which belongs to the management section. So it contains 30 marks, as you guys know. So let's begin without wasting any further time. Let's start. K Limited Manufacturing is manufacturing company which has two production departments and one service department at one of its factories. At this factory, the absorption costing is used. अब बेटा यहाँ पे वो बहुत सिंपली आपको बात कर रहा है कि नॉर्मली जो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, यूजुअली वी हैव टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड ऑब्वियसली वी हैव वन सर्विस डिपार्टमेंट. दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो इसी पैटर्न से ही तकरीबन आपके पास आते हैं. 2 या 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट होता है. सो पहले कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. लेट्स आंसर दोज. नंबर 1, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट सेंटर्स टर्म्स. नंबर 1, first of all it's asking you about a cost center. What is a cost center? ठीक है. So cost center is basically any department of a business, or it can be any location of a business. It could be a department or location of a business to which the costs can be attributed, to which the costs can be directly attributed और एसोसिएटेड. यहाँ पे बेसिकली बेटा हम इसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि जी जब हम कॉस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आपके बिजनेस का जिसके साथ आप कॉस्ट रिलेट कर सको, कॉस्ट एसोसिएट कर सको. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैविंग एन ऑफिस and you are having an admin department inside your office, definitely you can associate cost directly to that particular admin department. For example, वहाँ पे computers use हो रही होंगी, वहाँ पे लोगों को salaries मिल रही होंगी, electricity consumption etc etc. So जो department आपका separately cost incur कर रहा है, जिसके साथ आप cost relate कर सकते हो, attribute कर सकते हो, find कर सकते हो, we call that as a cost center. Number 2, allocation of overheads. What is an allocation? ठीक है. अब बेटा यहाँ पे देखें एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स की, डेफिनेटली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि जी एलोकेशन इज द एसोसिएशन. सो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स, वेयर ऑल द ओवरहेड्स कैन बी डायरेक्टली attributed to the cost center. अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन एट टाइम्स हो जाती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट सेंटर. अब बेटा स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट. ठीक है. सो बेटा यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ एलोकेशन की, एलोकेशन इज़ जस्ट बेसिकली कि आप एक डिपार्टमेंट को कॉस्ट डेडिकेट कर रहे हो, आप उसको कॉस्ट जो है अट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसके साथ कॉस्ट अटैच कर रहे हो. जबकि यहाँ पे अपॉर्शनमेंट की जब हम बात करते हैं तो अपॉर्शनमेंट इज़ द डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट. ठीक है. सो एलोकेशन पेपर में यूजुअली आपकी हुई होती है, यू डोंट डू दैट अगेन. अपॉर्शनमेंट वो होता है जो हमने पेपर में खुद यहाँ पे सॉल्व करना होता है, जिसमें हम लोग अपॉर्शन करके रेलेवेंट बेसिस पे हम लोग कोई रैशनल बनाते हैं, कोई हम उसके पीछे रीज़न ढूंढते हैं कि हाउ टू अपॉर्शन, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड द कॉस्ट. सो यहाँ पे मैं कहता हूँ अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, it's the distribution or division of the overheads cost to relevant cost centers on some रैशनल बेसिस. अब बेटा रैशनल वर्ड यहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? डेफिनेटली जब हम यहाँ पे कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट करते हैं, तो हम रैंडमली नहीं करते, हम उसके लिए एक रैशनल ढूंढते हैं. रैशनल हमारे पास क्या है? इट्स बेसिकली द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट. सो रैशनल वर्ड जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, रैशनल वर्ड का मतलब है टिपिकली इट्स द बेसिस जो आपको पेपर में यूजुअली गिवन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. So moving on to the next part, additional information. The following budget information is available for the year ended 31st of August 2022. Again, we are having two
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, वन कटिंग डिपार्टमेंट एंड द अदर वन इज फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड वन सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब डेफिनेटली जो हमने अपोर्शन में एक बेसिक ट्रिक हमने पढ़ी थी, वो बेसिक टेक्निक हमारे पास क्या थी कि व्हाटसोएवर आपके पास अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट हो या दो सर्विस डिपार्टमेंट हो, आपने सर्विस डिपार्टमेंट जो है यू हैव टू फिनिश दिस कॉस्ट, यू हैव टू मेक इट जीरो। आपने इस कॉस्ट को यहाँ पे जीरो बनाना है। तो बेटा इन ऑर्डर टू मेक दिस सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट जीरो, दिस सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हैज़ टू बी अपोर्शन, हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन कटिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा आपके पास ये जो कॉस्ट है ये आपने अपोर्शन करना है इन दो डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे हमारे पास जीरो चाहिए, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इफ इट्स अ सर्विस डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द कटिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। सो डेफिनेटली ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है 31,350, इस कॉस्ट की इनकर होने में देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम cutting department and finishing department. So cutting department and finishing department are both the departments which are responsible in incurring the cost of 31,350. So let's find a suitable basis of apportionment. The service department overheads are reapportioned on the basis of the number of employees in each of the production department. So but now here it's making it very easy. आपके पास यहाँ पे ये service department की जो cost है तो definitely it's making it a cutting department में आपके पास कितना है 125, finishing department में आपके पास कितना है, finishing department में आपके पास 84 है। So definitely यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जी आप इसको reasonable basis देखें। reasonable basis हमारे पास क्या है, हम apportionment जब करते हैं तो हम ratioing करते हैं। ratioing कैसे करते हैं? If you just add up the number of employees in total, तो number of employees अगर आप देखें 125 plus 84, टोटल आपके पास ये एम्प्लॉयज़ बनते हैं 209। ठीक है, तो आपने जब कॉस्ट यहाँ पे अपोर्शन करनी है एज यू कैन सी, तो 209 आपके पास इन टोटल यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रही है। अब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपके पास कितनी है 31,350। इसका कितना पोर्शन कटिंग डिपार्टमेंट पे जाएगा? इफ़ यू सी कटिंग डिपार्टमेंट में 125 एम्प्लॉयज़ हैं, सो हम इसको रेशो में अगर निकालेंगे 31,350 डिवाइडेड बाय 209 मल्टीप्लाइड विद 125, that's gonna give you the cost for the cutting department. Likewise जब हम इस डिपार्टमेंट का करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 31,350 multiplied by 84 divided by what? Divided by 209। तो बेटा हमारे पास पहले वाले का क्या आ रहा है 31,350 divided by 209 multiplied with 125। तो बेटा पहले जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है जो हमने रीअपोर्शन कर ली है दैट इज 18,750, that is to be reapportioned on cutting department। and जो next हमारे पास cost आ रही है 31,350 divided by 209 multiplied with 84, so it's gonna give me 12,600। सो बेटा एक कॉस्ट हमारे पास 18,750 हमने रीअपोर्शन कर ली किस पे, कटिंग डिपार्टमेंट पे, एंड 12,600 हमने यहाँ पे रीअपोर्शन कर ली फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे। सो वी हैव फाइनली गॉट आवर आंसर्स। लेट्स पुट द आंसर्स इन द स्पेस गिवन। सो रीअपोर्शन हमने यहाँ पे कर ली, तो ये 31,350 ये यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, you have to eradicate this cost of service department, this has to be zero, this has to be nil anyways। तो बेटा आपने ये 31,350 जो है ये किस पे रीअपोर्शन किया? अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी 18,750 आपका कटिंग डिपार्टमेंट को चला गया एंड आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट को आ गया 12,600। सो नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड द टोटल ओवरहेड्स। यू जस्ट सिंपली हैव टू ऐड दीज फिगर्स। लेट्स ऐड बोथ ऑफ द फिगर्स। So 273,820 plus 18,750, that gives you a total overheads of 292,570। ये एक डिपार्टमेंट को हो गया। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जस्ट ऐड बोथ द फिगर्स, दैट्स गोना टोटल 201 and 840। So here we are done with the very first job, that is to find the total overheads after the reapportionment of overheads। तो हमने पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट को रिमूव कर लिया। Now let's have a look at the additional information। additional information आपके पास क्या कह रहा है? The following forecasted information is available for the year ended 31st of August 2022। आपके पास कटिंग डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली कटिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ बोथ काइंड्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे लेबर भी यूज़ कर रहे हैं, मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी लेबर भी यूज़ हो रहा है, मशीन भी यूज़ हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे एक टेक्निक आपने यूज़ करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट को अगर हम लेट्स सपोज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम पार्ट सी में देखें, यू हैव टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपने जो काम यहाँ पे करना है, जिस डिपार्टमेंट में जो आवर्स मैक्सिमम यूज़ हुए हों, इफ़ यू सी
इन द कटिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स हमारे पास मैक्सिमम है, दैट इज़ लाइक 17,900. सो इसमें रेट फाइंड करने के लिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए विल बी यूजिंग मशीन आवर्स. वाई? क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा है. अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आपकी मशीन्स कम यूज़ होती हैं इस क्वेश्चन में, लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लेबर आवर्स यूज़ करने हैं. लेबर आवर्स कितना है मेरे पास? 7420. सो जो आवर्स जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा यूज़ हुए हों, आपको वही चीज़ जो है इसकी अपॉर्शनमेंट के लिए यूज़ करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई वांट टू फाइंड द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द कटिंग डिपार्टमेंट, सो बेटा कटिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? सो बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय ईदर मशीन आवर्स और लेबर आवर्स. सो बेटा कटिंग में हमारे पास कौन से आवर्स हैं? डेफिनेटली वी हैव टू टेक मशीन आवर्स इनटू कंसिडरेशन एज machine hours have been used in more quantity. So हमारे पास यहाँ पे क्या बना? That gives us total overheads 292,2570. Pardon me for that. It's 292,570 actually. So 292,570 divided by machine hours कितने हैं आपके पास? 17,900. सो बेटा यहाँ पे आपके पास जो ये आ रहा है, दैट गिव्स यू एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ $16.34. सो $16.34 इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर इन दिस सिचुएशन. ठीक है. सो इट्स पर मशीन आर. लाइकवाइज मैं अगर देखूं तो यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट है. फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आवर्स मैक्सिमम है, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के देख लें हमारे पास टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 201,840. सो अगेन द सेम फार्मूला, 201,840 डिवाइडेड बाय व्हाट? 7420. तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है, दैट इज $27.20 पर वॉट? पर लेबर आवर. तो ऊपर मैंने मशीन आवर्स वहाँ पे यूज़ किए बिकॉज मशीन आवर्स वर इन ग्रेटर क्वांटिटी. यहाँ पे मैंने लेबर आवर्स यूज़ किए बिकॉज लेबर आवर्स आर इन ग्रेटर क्वांटिटी. सो पहले वाला मशीन आवर पे था, ये हमारे पास लेबर आवर पे हो गया. सो वी आर डन विद दिस स्टेप एज वेल. हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट, इफ यू लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, ओके फाइन. सो हेयर वी आर हैविंग समथिंग. जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो तो हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता है? वी हैव टू कैलकुलेट ईदर द ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड यानी कम एब्जॉर्ब्ड हैं, या ओवर एब्जॉर्ब्ड यानी ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं. अब बेटा इन्होंने यहाँ पे फिर हमारे पास बेसिस हमारे पास एज यूजुअल गिवन है. अब बेटा बेसिस हमारे पास क्या है? एज यू नो कि कटिंग डिपार्टमेंट में हमने मशीन आवर सेलेक्ट किया था एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमने यहाँ पे लेबर आवर सेलेक्ट किए थे. तब बेटा अगर मैं कटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात करूँ, कटिंग डिपार्टमेंट की, अब करना क्या है? You have to compare the actual results with the absorbed overheads. So point number one, you have to compare what? The actual results, the actual overheads versus absorbed overheads. तो बेटा एक्चुअल और एब्जॉर्ब ओवरहेड्स को आपने आपस में कंपेयर करना है. एक्चुअल ओवरहेड्स तो मेरे पास यहाँ पे फिगर गिवन है. एक्चुअल ओवरहेड मेरे पास कितना गिवन है? दैट इज 312,600. नाउ दिस हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद व्हाट? With absorbed overheads. अब बेटा absorbed overheads हमारे पास कितने हैं? Very simply, if you try and calculate the absorbed overheads, तो बेटा हमारे पास 17,200 है यानी hours into absorption rate. तो बेटा absorption rate यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था? अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका absorption rate था 16.34. तो बेटा मशीन आवर्स हैं तो मशीन आवर को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेंगे. तो यहाँ पे मैं जो फाइंड करना चाह रहा हूँ 17,200 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द मशीन आवर्स, जो कि कितना था हमारे पास? विच वॉज 16.34. सो अगेन हमारे पास इक्वेशन की नेक्स्ट फॉर्म क्या बनी? दैट इज 312,600 माइनस और वर्सेस 17,200 इंटू 16.34. दैट्स गोना गिव यू व्हाट? 281,048. तो बेटा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो सिचुएशंस हमारे पास इनकर हो रही हैं वो ये हो रही हैं, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट था, जो एक्चुअल ओवरहेड, योर एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड वाज 312,600, वाइल द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो आपने अपनी बेसिस पे एब्जॉर्ब किए हैं, जिसमें आपने ये रेट यूज़ किया है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो था वो आपका कम था 281,048. सो बेटा एक्चुअल रिजल्ट तो आपके पास ज़्यादा आ गए. This is the absorbed overhead. So if you see actual overheads which have been incurred are actually more than the absorbed overheads.
तो बेटा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपके पास यहाँ पे लेस हैं। व्हाई? बिकॉज आपने जो एब्जॉर्प्शन का रेट यूज़ किया है बेटा, तो आपने रेट कम यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे कॉमन सेंस से बताएं कि आपने ओवर एब्जॉर्ब किया है या अंडर एब्जॉर्ब किया है। मतलब हमने ये 16.34 रेट यूज़ की है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे वो 281,048 आ गए, हालांकि एक्चुअली ज़्यादा है, तो हमने रेट कम यूज़ किया है। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपके पास कितना है? डिफरेंस इज 31,552 एंड दिस इज सिंपली अंडर एब्जॉर्ब्ड, यानी आपने ये अंडर एब्जॉर्प्शन इसकी की है। ठीक है, दिस इज अंडर एब्जॉर्ब्ड। लेट्स क्विकली सी फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हमारे पास कितना बनता है। अगेन विल बी यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी, द सेम टेक्निक फॉर द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इफ यू सी कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे हमारे पास अगेन वी हैव टू कंपेयर एक्चुअल ओवरहेड्स वर्सेस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो इन दोनों की कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे? फिनिशिंग में जो मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स आ रहे हैं दैट इज 193,400। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस विद व्हाट? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब बेटा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपके पास कितने हैं? तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हमने लेबर आवर चूज़ किया था। तो बेटा चूंकि लेबर आवर चूज़ किया, तो लेबर आवर हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद लेबर आवर्स वाला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, विच इज़ हाउ मच? 27.20। सो लेबर आवर्स में हम फिर लेबर आवर्स वाला ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं। आवर्स हमारे पास कितने हैं? 7210 मल्टीप्लाइड विद द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विच वॉज 27.20। ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे देखें 7210 इंटू 27.20 टोटली आपके पास कितना बनता है? अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, लेट्स क्विकली डू इट। 7210 मल्टीप्लाइड विद 27.20 दैट्स गोना गिव यू 196,112। सो आपके पास बेटा यहाँ पे जो फिगर आ रही है 196,112 193,400। तो बेटा फिर इसमें अगर आप यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? इफ़ यू सी द डिफरेंस इन दोनों में जो आ रहा है वो 2712 का है। नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट। आपके एक्चुअल ओवरहेड्स जो इनकर हुए हैं वो 193,000 इनकर हुए हैं। जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं तो एब्जॉर्ब आपके 196,000 हुए हैं, यानी एक्चुअल ओवरहेड्स वर लेस एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर मोर। वाई? बिकॉज आपने जो ये एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ किया था ये आपने ज़्यादा यूज़ किया होगा, इस वजह से हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2712 इज़ बेसिकली द ओवर एब्जॉर्ब्ड थिंग। तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड हमारे पास आ गया है। ठीक है। Now quickly moving on and seeing what we have in the upcoming section. At the second factory, the marginal costing is used. A single product X is manufactured. However, demand for the product has fallen recently due to the increased competition. The following information is available for the product. Now you have been provided some direct material, direct labor and contribution. So you have been provided with the per unit information for a particular product, which name is product X. Normal capacity of the business is to make 14,000 units per annum. The factory is currently operated at 75% capacity. That means it's not operating at full capacity. 75 पे आप काम कर रहे हो. All the units which you have produced are sold. Fixed cost per month are 56,000. Fine. You need to calculate the profit. So very simply हमने normal capacity यहाँ पे 14,000 है. First अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे currently operating at 75% of the normal capacity. So बेटा हमने पहले 14,000 का 75% देखना है. So quickly doing the calculations, 14,000 into 0.75, that's gonna give you 10,500. So बेटा ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स की फिगर है, एक्सपेक्टेड सेल्स की फिगर 10,500 मेरे पास आ रही है. ठीक है. So as you know, all the units which we have produced are sold. यानी मैंने 10,500 यूनिट सारे के सारे बनाए और सारे के सारे यहाँ पे सेल आउट भी हो गए हैं. सो बेटा इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जस्ट वन मार्किंग थिंग. वन मार्कर के लिए वी डोंट हैव टू डू अ लेंथी कैलकुलेशन. यू डोंट हैव टू डू कि आपने पहले सेलिंग प्राइस यानी टोटल रेवेन्यू फाइंड करें, फिर टोटल मटेरियल फाइंड करें, टोटल लेबर फाइंड करें. नो, नॉट एट ऑल. इस किस्म के क्वेश्चन में जहाँ पे मार्क्स आपके थोड़े होते हैं, यू हैव टू सेव टाइम. तो देखिए कंट्रीब्यूशन गिवन है. व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज द रिजल्टेंट ऑफ सेल्स प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो सिंपली मल्टीप्लाई 10,500 विद अ कंट्रीब्यूशन फिगर, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. सो इफ यू लुक एट इट, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 10,500 मल्टीप्लाइड विद $20. तो लेट्स डू इट क्विकली.
10,500 into 20, that's going to give you a total contribution of 210,000. सो बेटा वी नो द बेसिक फॉर्मेट हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स होती हैं, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, फिर सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंट्रीब्यूशन, तो बेटा कंट्रीब्यूशन से फिर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट आ जाता है. दैट इज़ द बेसिक फॉर्मेट, जो आपको ज़रूर ये फॉर्मेट याद होगा. सो कंट्रीब्यूशन मेरे पास फाइंड हो गया, वी आर डन विद दिस पार्ट. नाउ वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट. इफ़ यू सी हाउ मच इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 56,000. So 210,000 minus 56,000, that's going to give you a final profit figure, and your profit figure for this particular month is 154,000. So easy peasy, no problem at all. Now again, one of the most interesting questions, ठीक है? Personally, this is one of my favorite questions where you can play with the figure. This is the favorite part of the whole question, where you have to quote or where you have to analyze, where you have to advise or suggest. सो यहाँ पे यू हैव अ लॉट टू प्ले, यू कैन प्ले अ लॉट. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, अगेन वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. अब ऑप्शन ए ऑप्शन बी हमने दोनों को एक्सप्लोर करना है. अब देखें करंट प्रॉफिट मेरे पास कितना है. करंट प्रॉफिट मेरे पास जो आ रहा है दैट इज लाइक 154,000. द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स. नंबर वन, either you reduce your selling price per unit by 5% and run a 6 months advertising campaign at a cost of $1,100 per month. बेटा यहाँ पे जो सबसे पहले कन्फ्यूजन होती है, आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट अगर है तो कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी मेड फ्रॉम ईच ऑप्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शन. सो हमने तमाम फिगर्स 1 मंथ के लिए लेनी है, जस्ट फॉर 1 सिंगल मंथ. सो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन यानी फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास 1 मंथ की अवेलेबल है. मंथली सेल्स आर फोरकास्टेड टू इंक्रीज बाय 25% ऑन द करंट लेवल. सो बेटा करंट लेवल आपके पास यहाँ पे क्या था, लेट्स डू द कैलकुलेशंस. अगर आप देखें बेटा तो आपके पास करंट लेवल थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे देखें, लेट्स सॉल्व इट हियर. अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि जी सेलिंग प्राइस. सो फर्स्ट वी नीड टू प्ले विद द सेलिंग प्राइस. अब बेटा सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे है, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 5%. तो बेटा सेलिंग प्राइस हमारे पास है कितना, अगेन रिवर्स कैलकुलेशन. इफ़ यू सी 22 + 18 दैट्स गोना गिव अस व्हाट 40. तो बेटा 40 हमारी कॉस्ट है, जहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया 20. सो बेटा डेफिनेटली 40 + 20 मिला के हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा. तो द सेलिंग प्राइस मस्ट हैव बीन व्हाट $60 पर यूनिट, जिससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई, तो हमारे पास फाइनल कंट्रीब्यूशन आया. यहाँ से मैंने देखा कि मेरी सेलिंग प्राइस है $60 की. So if you look at it, selling price is what $60. It has to be reduced by 5%. तो सिंपली मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि I multiplied with 95%. तो मेरे पास डायरेक्ट मेरी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी, which is what $57 पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस भी मेरे पास ये आ गई, ठीक है. देन वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या आ रही है. वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल्स 22, डायरेक्ट लेबर 18, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 40 है. तो बेटा सेलिंग प्राइस अगर मेरे पास 55 है, तो सेलिंग प्राइस से मैं क्या लेस करता हूँ, लेस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे 40 आ रही है. सो व्हाट हैपन्स टू माई न्यू कंट्रीब्यूशन जी. सो माई फाइनल न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वुड बी हाउ मच, दैट विल बी $17. ठीक है. अब $17 मेरे पास न्यू कंट्रीब्यूशन है. डेफिनेटली दिस कंट्रीब्यूशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, विद नंबर ऑफ यूनिट्स. सो इफ आई वांट टू फाइंड टोटल कंट्रीब्यूशन, तो बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए डेफिनेटली आई नीड यूनिट्स फॉर दैट मैटर. ठीक है. सो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास $17 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए बेटा वो आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आपको वो यहाँ पे एक बात कर रहा है. इफ़ यू लुक एट दिस, it says monthly sales are forecasted to increase by 25% on the current level. So beta how much was the current level? करंट लेवल हमने देखा था, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था. करंट लेवल वाज 10,500. सो नाउ यू हैव टू इंक्रीज दिस फिगर बाय व्हाट, बाय 25%. सो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन $17 है. अब आपने यहाँ पे 10,500 को इंक्रीज़ करना है. सो मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ एज अ रफ वर्क. 10,500 मेरे पास अगर हैं तो इसमें साथ में हमने 25% ऐड ऑन करना है, लाइक सिंपली मल्टीप्लाइड विद 1.25, और यू हैव टू फाइंड 125% ऑफ दिस 10,500. सो बेटा आपके पास जो न्यू सेल्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं, न्यू सेल्स फिगर, लेट्स डू इट. सो 10,500 इंटू 1.25, दैट्स गोना गिव यू 13,125.
तो बेटा आपके पास न्यू सेल्स की फिगर आ रही है 13,125. तो सिंपली मल्टीप्लाई द टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विथ 13,125. Let's do that. 13,125 multiplied with 17, you get a total contribution of 223,125. तो बेटा आपके पास न्यू टोटल कंट्रीब्यूशन आ रही है 223,125. दैट इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब बेटा ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई. अब टोटल कंट्रीब्यूशन से अगेन हमने यहाँ पे क्या लेस करना है. डेफिनेटली अब लास्ट बारी हमारे पास आ गई है फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट आप देखें आपके पास एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है. एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज 56,000. वेल इफ यू अडॉप्ट ऑप्शन ए, existing fixed cost will still be incurred alongside this new fixed cost of 1100. So बेटा आपके पास new fixed cost कितनी बन गई. 1100 plus 56,000, that's going to give you 57,100. So बेटा आपकी new fixed cost है 57,100. So बेटा अगर ये fixed cost आप इससे subtract कर लें तो आपके पास जो final profit यहाँ पे बचता है that is how much. Final profit आपके पास जो बचता है under option 1 that is 166,025. That is your final profit. ठीक है, ये आपका फाइनल यहाँ पे प्रॉफिट है. दिस पोर्शन दिस इज जस्ट अ रफ वर्क. आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ so after doing this part we're moving to the final part of it. Final part is option B. Let's have a look at option B. We need to explore some options. Option B would be a bit interesting because option A में तो डेटा हमारे पास बड़ा कम था तो हमने इसको क्विकली इजीली कर लिया. ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो इट सेज जी discontinue manufacturing of product X. You have to abandon the production of product X. ठीक है, rather you have to produce a new product by the name of product Y with a selling price of $58. Thank you so much. इसने मुझे selling price पहले से बता दी है, so I don't have to do anything. Then it is forecasted that the demand will be such that the factory can operate at 110% of the normal capacity. So बेटा how much was the normal capacity? If you recall, normal capacity was 14,000. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा 14,000 हमारे पास नॉर्मल थी and now it's going to operate at 110. यानी 14,000 के साथ आपने you have to add on 10%. So if you add on 10% to 14,000 that becomes what? 1,400. So बेटा आपकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो गई है. न्यू कैपेसिटी आपकी 15,400 हो गई है. So that is my new capacity, right? Direct material cost will increase by 10% per unit. तो बेटा हमारे पास existing material cost कितनी थी. Existing material cost वो हमारे पास 22 थी. तो existing cost अगर 22 है direct materials, अगर existing cost 22 है and you have to add on what 10%, तो बेटा मेरे पास नई डायरेक्ट मटेरियल की जो है प्राइस क्या बन जाएगी. दैट इज़ 2.2. सो मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है तो वो 24.2. दिस विल बी द न्यू कॉस्ट ऑफ आवर डायरेक्ट मटेरियल्स. डायरेक्ट मटेरियल भी मैंने फाइंड कर लेना. यू हैव टू कीप दिस फिगर्स इन माइंड. आई हैव टू हाईलाइट इट नाउ. दिस इज़ माई न्यू प्रोडक्शन if I choose option B. This is my new material cost if I choose option B. This is my new selling price if I go for option B. So ये जो blue में मैं यहाँ पे highlight कर रहा हूँ ये आपकी changes define कर रही हैं, right? Then if you have a look at this labor cost. अब labor के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? Again, direct labor cost will remain unchanged. However, the workers will be paid an overtime premium of 50% for all the work over the normal capacity. अब बेटा यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी बात है. यानी आपकी जो लेबर की पेमेंट होगी, लेबर की पेमेंट वो दो कैटेगरीज में होगी. अब लेबर की पेमेंट एक आपका जो है यहाँ पे लेबर को पे होगा नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी 14,000. तो बेटा लेबर को 14,000 का नॉर्मल रेट पे होगा. हाउ मच वॉज योर नॉर्मल रेट? नॉर्मल लेबर रेट वॉज $18. तो बेटा 14,000 को आपको $18 ये पे होगा प्लस ओवर टाइम किन को मिलेगा? ओवर टाइम क्या सबको मिलेगा? नो. As it says, however, the workers will be paid an overtime premium of 50% for all the work over normal capacity. So बेटा over normal capacity कितने यूनिट्स थे? 1400 यूनिट्स. तो बेटा इन 1400 यूनिट्स के लिए आपको overtime मिलेगा. overtime premium कितना मिलेगा? 50%. अब मतलब ये है कि आपको existing 18 तो मिलेगा प्लस 50%. तो 18 के साथ प्लस 50% कितना बनता है? 18 प्लस 50 makes it what? 9. 18 प्लस 9 makes it what? $27. तो बेटा लेबर को ये जो 1400 आवर्स आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो इसको ओवर टाइम प्रीमियम को एड अप करके ये $27 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, राइट? सो
हमारे पास हमने यहाँ पे लेबर की भी डिस्क्रिप्शन फाइंड कर ली, तो लेबर के हमारे पास 18 एंड 27 ये दो फिगर्स हैं. वी आर डन विद द मैक्सिमम थिंग्स. फाइनली द कंपनी, सॉरी आई लेट दिस पार्ट. सिक्स्थ वन पहले करते हैं. Machinery will need some alterations which will cost 54,000. Non-current assets are depreciated at 25% per annum. सो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें डेफिनेटली 25% पर एनम है, यानी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है आपका. सो 54,000 का 25%, सो 54,000 इंटू 0.25, दैट्स गोना गिव अस व्हाट. डेप्रिसिएशन जो आपकी बन रही है वो आपकी बन रही है 13,500. बट बेटा दिस फिगर डू रिमेंबर इज पर एनम. आप यहाँ पे मंथली कैलकुलेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड दिस फिगर बाय 12. इफ यू डिवाइड इट बाय 12, दैट्स गोना गिव यू अ फिगर ऑफ व्हाट 1125. तो बेटा और डेप्रिसिएशन फिगर जो हमने कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी है दैट इज 1125. Likewise, the same is going to happen with the interest thing. If you look at the figure for the interest, the company will need to borrow 30,000 to finance the cost of a machinery alteration interest at a cost of 6% per annum. तो बेटा 30,000 का 6%. So if you calculate 30,000 का 6%, तो 30,000 into 6%, that's gonna give you 1,800. Again, the 1,800 interest cost would be per annum. हम मंथली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट, बाय 12. सो 1,800 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स गोना गिव यू एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ $150. तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो $150 की आ रही है. ठीक है. सो वी आर डन विद ऑल द कैलकुलेशंस. नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग अवर प्रॉफिट स्टेटमेंट under the umbrella of option B. So firstly, you need to calculate the revenue, as we already calculated a new number of units to be sold. Previous capacity कितनी थी? I'm just using those figures which I have already encircled with the blue pen. So बेटा एक हमारे पास यहाँ पे 15,400 था. Let me use a different color. थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ. Wait, let me use purple. Okay, fine. ताकि ज़रा डिफ्रेंसिएशन हो. 15,400 हमारे पास यहाँ पे था, मल्टीप्लाई बाय द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ 58, तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा. सो रेवेन्यू मेरे पास क्या है, दैट इज़ लाइक 15,400 मल्टीप्लाई बाय 58, दैट्स गोना गिव मी अ रेवेन्यू ऑफ हाउ मच, 893,200. सो वी हैव स्टार्टेड. रेवेन्यू मेरे पास आ गया. रेवेन्यू के बाद फिर हम कौन सी कॉस्ट लेस करते हैं? डेफिनेटली हम आपके पास लेस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट्स. तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं? वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे पहला डायरेक्ट मटेरियल. अब बेटा मटेरियल आपने कैसे फाइंड करना है? डेफिनेटली यूनिट्स आपके कितने बने हैं? 15,400. 15,400 के हिसाब से पर यूनिट आप देखें तो मैंने मटेरियल की प्राइस भी चेंज की थी. मटेरियल प्राइस आपका कितना था? प्रीवियसली इट वाज 22, 10% एडअप करने के बाद 24.2. सो आपके पास यहाँ पे कितना बना? 24.2. तो 15,400 into $24.2, that's gonna give you a new material cost of 372,680. मटीरियल कॉस्ट भी हमारे पास हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्ट लेबर. अब बेटा लेबर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेबर की हमारे पास दो वर्किंग्स होंगी. एक लेबर का नॉर्मल रेट एंड एक लेबर का ओवर टाइम रेट. सो बेटा लेबर का तो हमें पता है कि लेबर का कितना कितना मिलेगा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था. 14,000 वुड बी गेटिंग $18, while those 1,400 extra units produced, they'll be getting what with an overtime of 27. So labor भी हमारे पास अगेन दो सिचुएशंस में आ रहा है. नॉर्मल मेरे पास कितना है? 14,000 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड ओवर टाइम कितना है? ओवर टाइम इज 1,400 मल्टीप्लाइड विद 27. ठीक है. सो 18 एंड 27. सो 14,000 इंटू 18, दैट्स गोना गिव मी 252,000. Likewise, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ओवर टाइम 1,400 into 27, that's gonna give me how much? That's gonna give me 37,800. ठीक है. So finally, revenue less all the variable costs, that's gonna give me a contribution. तो मेरे पास जो final contribution यहाँ पे बनेगा वो contribution कितना बन रहा है? That is 23720. ठीक. अब डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तो हो गया. अब कंट्रीब्यूशन से हमने क्या लेस करना है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जस्ट फाइनल फिक्स्ड कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा वर्किंग्स कर रहा हूँ. वेरी सिंपली हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हाउ मच वाज द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट?
एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी थी? इफ़ यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम द क्वेश्चन, योर एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट वाज 56,000। फिर हमने साथ में डेप्रिसिएशन की फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है, फिर हमने साथ में इंटरेस्ट वाली फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है। सो बेटा डेप्रिसिएशन मेरे पास यहाँ पे कितना था जो पर मंथ था, दैर वॉज 1125 एंड इंटरेस्ट कितना था, दैर वॉज 1150। सो 1125 प्लस 150, तो बेटा आपके पास जो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट बन गई टोटल, दैट इज 57,275। दैट इज योर न्यू फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल। सो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 57,275। डेफिनेटली इस बेस पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट फॉर द मंथ कितना आ रहा है? सो फाइनल प्रॉफिट अंडर दिस ऑप्शन इज हाउ मच? दैट्स 173,445। जी, वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, ओके। नाउ फाइनली अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यू नीड टू एडवाइज द डायरेक्टर्स। ठीक है, आपने यहाँ पे एडवाइस करना है। मैंने आपको फॉर्मेट एडवाइस के लिए बेटा पहले भी बताया हुआ था। एडवाइस का फॉर्मेट हमारे पास क्या है? एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो बेटा आपने यहाँ पे जो फॉर्मेट इसका बनाना है, फॉर्मेट ऑल्दो मैं ये पहले भी कर चुका हूँ एडवाइस वाला, आपके सामने होगा, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम एडवाइस करते थे। सो बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, फर्स्ट यू नीड टू थिंक ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स, अब फाइनेंशियल फैक्टर्स बेटा आपने यहाँ पे दोनों ऑप्शन ए के लिए भी करना है एंड यहाँ पे आपने ऑप्शन बी के लिए भी करना है। देन यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब नॉन फाइनेंशियल भी मैंने यहाँ पे दोनों के लिए करने हैं। किस किस के लिए करना है? ऑप्शन ए के लिए भी करना है एंड ऑप्शन बी के लिए भी करना है। अब यहाँ पे जो मार्क्स की सेग्रीगेशन है आपके पास, मार्क्स की सेग्रीगेशन कैसी होगी? टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 मार्क्स हैं। तो बेटा 7 मार्क्स में अगर मैं देखूँ तो टोटल आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको मैक्सिमम यहाँ पे कितने मार्क्स देगा? फाइनेंशियल एस्पेक्ट विल बी गिविंग यू 2 मार्क्स, यानी ऑप्शन ए का 1, ऑप्शन बी का 1। नॉन फाइनेंशियल का अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसिडरिंग बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो बेटा हमारे पास इस केस में फाइनेंशियल डेटा तो ऑलरेडी गिवन है, नॉन फाइनेंशियल डेटा हमारे पास यहाँ पे कम है, तो जो डेटा हमारे पास कम होता है उसके ऊपर हमने ज़्यादा कमेंट करना है। सो बेटा जो आपके पास फाइनेंशियल होगा इसके आपके 4 मार्क्स हैं एंड फाइनली जो आप यहाँ पे अपना डिसीजन कंस्ट्रक्ट करोगे, डिसीजन कंस्ट्रक्शन, दैट विल इनकर यू 1 मार्क। तो बेटा फॉर्मेट हमारे पास यही है कि आपने 2 वे एनालिसिस करनी है। सो इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, अगेन इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप देखें जस्ट सी द प्रॉफिट अंडर ऑप्शन बी इज 173,445, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए का प्रॉफिट कितना है? 166,025। So definitely option A is less profitable than option B. So on the financial grounds, obviously it's number 1, less profitable than option B. ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं ऑप्शन बी के बारे में एक बात बोलूँगा। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जी ऑप्शन बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन ए, तो वो तो रेप्लिका हो जाएगा ऑप्शन 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है? ऑप्शन बी में अगर आप देखूं तो ऑप्शन बी में एक नेगेटिविटी है मेरे पास। नेगेटिविटी क्या है? देयर इज एडिशनल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस प्रॉफिट्स। अभी हमने देखा था दे आर गोना रिड्यूस द प्रॉफिट्स, दे आर गोना ईट अप योर प्रॉफिट्स इन दैट सिचुएशन इन द फ्यूचर। अब अगर मैं नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में देखूं, नॉन फाइनेंशियल मेरे पास क्या है? देखें ऑप्शन ए के तहत हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे है। अब पहला क्वेश्चन मार्क है ना, इट्स सब्जेक्टिव, तो सबसे पहले हमारे पास एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में डेफिनेटली क्वेश्चन इज विल दिस एडवर्टाइजिंग विल इट बी इफेक्टिव? क्या ये कोई इफेक्टिव होगा? क्या उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी फॉर ऑप्शन ए? मे बी येस, मे बी नो। अब यहाँ पे ऑप्शन इज ऑलरेडी और ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फोरकास्टेड सेल्स, कि बेटा आपकी यहाँ पे जो फोरकास्टेड सेल्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं? मे बी येस, मे बी नो। ऑप्शन बी में अगर आप देखिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल, सबसे पहले डेफिनेटली यू नीड टू थिंक ऑफ द एम्प्लॉयज़ के आर योर एम्प्लॉयज़ prepared for overtime? Are they prepared for overtime? Maybe yes, maybe no. दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है, will working overtime
reduce the overall efficiency, reduce the overall efficiency, maybe yes, maybe no. क्या ओवर टाइम एफिशिएंसी इससे कम होगी या मे बी ज़्यादा हो, मे बी कम हो? देन फाइनली यू हैव टू टेक वन डिसीजन. डिसीजन कुड बी ईदर ईदर. अब आपने यहाँ पे एक लिखना है, ईदर ऑप्शन ए और ऑब्वियसली ऑप्शन बी. वट एवर यू पीपल आर डिसाइडिंग, मेक श्योर कि ऑप्शन ए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था और ऑप्शन बी, जो भी आप डिसीजन लिखेंगे बोथ कैन बी कंसिडर्ड करेक्ट provided you should be able to justify your decisions. You have to justify it. अब जस्टिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है. ऊपर जो इतनी बड़ी केस स्टडी हमने यहाँ पे पढ़ी है, उस केस स्टडी की बेस पे हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं. हो सकता है आप कहें कि जी ऑप्शन ए लेस प्रॉफिट्स हैं, ओके फाइन, वी आर गोइंग विद दैट. व्हाई? बिकॉज उसमें मेरे पास लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. इवन दैट कुड बी रीज़न, क्योंकि ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा. लाइकवाइज यू कैन कंस्ट्रक्ट अ रीज़न फॉर ऑप्शन बी एज वेल. So that was the end of the question, G. I hope you guys have learned a lot here. See you guys inshallah in the next video. Take care. Allah Hafiz.